केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें क्या है भाई, काइनेटिक्स मतलब बलगतिकी। इसमें हम बल के द्वारा क्या होता है भाई, बल अगर हम किसी चीज में लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। तो उसमें गति उत्पन्न होगी और उस गति से यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। मतलब कि कुछ रासायनिक परिवर्तन आएंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बनेंगी। तो उसी का अध्ययन यहाँ पर करते हैं हम रासायनिक बलगतिकी की। मतलब कि बल के द्वारा जो वेग उत्पन्न हो रहा है और उसमें जो रासायनिक क्रियाविधि हो, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसी की क्रियाविधि का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी की वह शाखा है ना, सॉरी, रसायन विज्ञान की वह शाखा, ये शाखा है पूरी, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो समझ में आया। अब देखेंगे हम यहाँ पर अभिक्रिया का वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जैसे जैसे हम वेग बढ़ाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं बदल जाएंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग होती है वेग बढ़ाने से, है ना। तो जैसे कि मान लो तीव्र अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, वे अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, तो इन जो अभिक्रियाएं हैं पूर्ण होने में एक पिको सेकंड से भी, मतलब एक पिको सेकंड होता है 10⁻⁻12, उससे भी कम समय लगता है ये अभिक्रियाएं होने में। जैसे कि एग्जाम्पल, BaCl2 को जब हम H2SO4 मिलाते हैं तो Ba जो है वो SO4 के साथ मिल जाता है और Cl H2 के साथ मिल जाता है तो 2HCl बना लेगा। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है वो तीव्र गति से होती है, इतनी तीव्र की पिको सेकंड से भी कम में होती है। इसी तरीके से AgNO3 को जो NaCl से मिला है तो NaCl Na जो है वो NO3 के साथ मिल जाएगा और AgCl के साथ। तो इस तरह से ये भी जो है ये तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद दूसरी है भाई मंद अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो मंद गति से, जो बिल्कुल अंत गति से, अंत वेग से संपन्न होती है, अंत मंद वेग से संपन्न होती है, जिनके पूर्ण होने में दिन, महीने, हफ्ते, साल, वर्ष तक लग जाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। अब जैसे लोहा Fe और जो पानी के संपर्क में आया, हवा के संपर्क में आया तो H2O और O2 के साथ मिला है तो भाई क्या हो जाएगा, Fe जो है हमारा O3, Fe जो है हमारा O3 के साथ मतलब रिएक्ट कर जाएगा, जंग बन जाएगा और H2O इसी के साथ मिलेगा। तो इस तरह से ये लोहे में जंग। और जब कार्बन को ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वो भी बहुत मंद गति से संपन्न होती है वायु में। तो CO2 जो है वो कैसे बहुत धीरे उससे बनती है, ठीक है ना, CO2। अब है माध्यम अभिक्रिया। तो माध्यम अभिक्रिया मिडल भी से बोल सकते हैं ना, रिएक्शन जो है वो क्या है, वो ना तो तीव्र गति से हो रही है और ना मंद गति से, तो ये बीच की होती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया जो ना तो मंद गति से संपन्न होती है ना ही तीव्र गति से, बल्कि जिसका वेग माध्यम होता है, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी, जैसे कि हमारा शुगर है ना, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, इस तरह से जब हम उसको पानी के साथ, जल के साथ मिलाते हैं तो वो एक तो ग्लूकोज में अलग हो जाती है और एक फ्रक्टोज में। तो C6H12O6 में और एक फ्रक्टोज में अलग हो जाती है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है, ग्लूकोज की तरह होती है। और एक और है H2O2 को जो अलग होती है जल और ऑक्सीजन में, वही बहुत माध्यम वेग से होती है, ठीक है ना। ना तो तीव्र होती है ना तो मंद होती है, बिल्कुल निश्चित उससे बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी हमने इतना देखा और आगे हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब हम ये रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे निकाल सकते हैं कि मान लो कोई अभिक्रिया है ना, तो उसकी दर क्या हो, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई अंतराल, मतलब दर जो है इकाई अंतराल है, समय अंतराल है, उसकी में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होती है। मतलब सांद्रता में परिवर्तन और उसके मतलब बटे में, है ना, अनुपात में समय अंतराल। तो समय अंतराल के साथ अगर किसी अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आता है, वो उसी वही बराबर, मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। हाँ, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि अभिक्रिया A से B बन रही है, ठीक है ना। तो A मतलब कि अभिकारक, B उत्पाद, ठीक है। अभिकारक को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रियाधार, है ना, ऐसे भी बोलते हैं क्रिया, हाँ क्रिया कारक है, ऐसे कुछ करके। तो अभिकारक है हमारा, ठीक है।
और उससे क्या बनना, उत्पाद बनना है। तो देखो भाई क्या होगा, जैसे जैसे हमारा मान लो अभिकारक 100% है और जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता जाएगा, रिएक्शन होती जाएगी, तो हमारा जो उत्पाद है वो बनता जाएगा और हमारा अभिकारक जो है वो बिल्कुल घटता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ए से बी बनने में अभिकारक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा उत्पाद 100% बन जाएगा। तो समय के साथ क्या हो रहा है, अभिकारक तो घट रहा है, कम हो रहा है और उत्पाद बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी समय अंतराल के अनुपात में, तो हम उसे माइनस डी ए करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब डी डी हमारा क्या है यहाँ पर अंतर है ना, इसे डेल्टा भी लगा सकते हैं, हमारा डी भी लगा दिया हमने। और अभिक्रिया की दर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी समय अंतराल के अनुपात में, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का डी भी लगा देंगे, है ना, तो समय में डी टी। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया की जो अभिकारक है उसमें कमी आएगी तो हम उसे माइनस से दर्शाएंगे। अगर उत्पाद में क्या आएगी, वृद्धि होगी, है ना, तो उसमें हम प्लस को प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी इकाई क्या होगी, है ना, यूनिट क्या होगी, तो हमें पता है कि सांद्रता क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो मोल प्रति लीटर और समय सेकंड में हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो मोल लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अभिक्रिया की दर जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारी इस दर को, इस अभिक्रिया की जो रेट है ना, उसको प्रभावित कर सकते हैं ना। तो कौन से है, देखो भाई, सबसे पहला है अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है ना, अभिकारकों का सांद्रण। तो जैसे जैसे भाई देखो बड़ा क्या होता है कि सांद्रण बढ़ाने पर, ठीक है ना, अभिकारक जो है हमारा उसका सांद्रण बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर अणुओं के बीच की टक्कर की दर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर उच्च हो जाती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर हमारी अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि अणुओं के बीच की टक्कर ज़्यादा हो जाएगी और उन्हीं टक्कर के चलते क्या हो जाएगा भाई, रिएक्शन जल्दी होगी, उसकी दर ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा है ताप का प्रभाव। देखो सामान्यतः क्या होता है, अभिक्रिया दर जब ताप बढ़ाते हैं वो बढ़ती है, लेकिन ऊष्माक्षेपी एक अभिक्रिया होती है जिसमें ताप बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की दर कम होती है। तो वो क्या करना चाहती है ऊष्माक्षेपी, अपनी ताप बढ़ाने पर अपना ताप कम करती है, तो वापस वो अभिकारक बनाने लगती है ना, वापस से वो पीछे की बैकवर्ड आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, जबकि ऊष्माशोषी जो हमारी अभिक्रिया है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ऐसे होती है, तो उसमें ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। वह अभिक्रिया की दर जो है वो ताप के 10 डिग्री सेल्सियस प्रति, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो जो है वो दुगनी हो जाती है, मतलब अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। तीसरा है विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण हमें पता है भाई क्या होता है, रेज होती है ना, हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, तो विकिरण जो है ना, सनलाइट जैसे हो गई, तो विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। क्यों, क्योंकि विकिरण में उपस्थित फोटोन होते हैं और अपनी समस्त ऊर्जा क्या करते हैं, अणुओं के उत्तेजित करने के लिए दे देते हैं। तो फोटोन होते हैं ना, छोटे पैकेट होते हैं फोटोन के, वही क्या करते हैं, उसकी दर को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अणुओं को अपनी ऊर्जा दे देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। उसके बाद दाब। देखो दाब का प्रभाव क्या है, यदि अभिक्रिया तथा उत्पाद गैसीय अवस्था में, तो ये गैस के ऊपर लागू होता है कि अगर गैस हो, और जो हम विलियन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे जैसे गैस में हम जब पिस्टन से दाब लगाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो अवस्था में हो तो अभिक्रिया की गति पर दाब का प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और लास्ट है हमारा उत्प्रेरक। तो कैटलिस्ट हमारा उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया करवाता है ना, और अभिक्रिया को ना करवाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक दोनों तरह से यूज हो रहा है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है, किंतु स्वयं क्या करता है, स्वयं क्या हुआ है कि अपरिवर्तित रहता है। स्वयं मतलब हिस्सेदारी कुछ नहीं, मतलब खुद परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। और अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, किंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो इस तरह हमारा उत्प्रेरक लास्ट का था और ऐसे हमने अभी इतनी चीज़ें खत्म करी है।